तो आज हमारा टॉपिक है जनांकी लाभ से वंचित हो सकता है भारत। जनांकी लाभ से वंचित हो सकता है भारत का मतलब होता है कि भारत के पास इस समय सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। और जब किसी कंट्री के पास यूथ पॉपुलेशन बहुत अच्छी होती है तो उस कंट्री के लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उसके पास एक प्रोडक्टिव लेबर होता है। तो जब हमारे पास यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में, कंट्री में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और हम इकोनॉमी में कंजप्शन से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना पे अगर और जापान की बात करते हैं तो इन कंट्री में यूथ पॉपुलेशन से ज्यादा जो पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन आती है वो पॉपुलेशन आपकी है, आपकी 60 प्लस एज वाली पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि चाइना या जापान जैसे विकसित राष्ट्रों में प्रॉब्लम यह है कि यहां प्रोडक्टिविटी से ज्यादा कंजप्शन पे ज्यादा, कंजप्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी पर एक्सपेंडिचर कम है। तो आज भारत के पास अभी यूथ ज्यादा है। भारत चाहे तो इसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इकोनॉमी में प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा सकता है, क्योंकि कंजप्शन का मात्रा अभी भी कम है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से कर सकता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आने वाले दिनों में अब समाप्त हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि ये जो जनांकी से मिलने वाला लाभ है, अब हमारे पास यूथ पॉपुलेशन से क्या होता है कि ओवर एज पॉपुलेशन ज्यादा होने जा रही है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास चाइना और जापान जैसा कॉन्सेप्ट हमारे पास भी लागू होने जा रहा। अब हमारे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो 60 प्लस पॉपुलेशन को हम लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, और 18 तक, यानी आपको जीरो पॉपुलेशन से लेकर के 18 तक की पॉपुलेशन को हम लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। तो अब हमारा जो पॉपुलेशन डिवाइडेड है वो 60 प्लस बढ़ता जा रहा है, और 18 के जो नीचे है इसका रेशियो ज्यादा होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक हमारे पास जो बर्डन है यूथ पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा पड़ने जा रहा है। इसीलिए एक ये न्यूज है बिजनेस स्टैंडर्ड की, जो बहुत पॉपुलर इस समय है, कि जनसंख्या जो लाभ है उससे अब वंचित होने वाला है भारत, क्योंकि भारत पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने जा रही है, और ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कंजप्शन का भार ज्यादा बढ़ा देगी इकोनॉमी में, इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम वर्ष 2021 की बात करें तो होने वाली जनगणना स्थगित कर दी गई। कारण था कोविड 19 के कारण ये पॉपुलेशन काउंट नहीं की गई, जो एक नियम था, पैटर्न था कि हर 10 साल में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना होता है, और ये टालनी तय मानी जा रही थी। मगर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये एक रिपोर्ट आई, और इसमें तथ्य चौंकाने वाले हमको क्या मिले कि जनगणना की प्रतीक्षा तो बेसब्री से है, लेकिन इसमें एक रिपोर्ट हमारे पास ये बताती है कि देश की आबादी में दिखने वाले दीर्घ अवधिक रुझान अब बदल चुके हैं। जिस तरह हमने एक्सपेक्टेशन किया था उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जो आपका NFHS आपका 5 है, 2 चरणों में 6-6 लाख परिवारों का, आपका 8 से 9 लाख लोगों का साक्षात्कार इसके अंतर्गत किया गया था। एक प्रकार की सैंपलिंग की गई थी, और सैंपलिंग के आधार पर डेटा का एनालिसिस किया गया था, और इसमें महिलाओं से लगभग 1140 सवाल पूछे गए थे, और जबकि पुरुषों से इसके अंतर्गत 843 प्रश्न पूछे गए थे। और इसके आधार पर हमने पॉपुलेशन का एक टेंटेटिव एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद अब हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही उस रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। सर्वेक्षण में लिंग अनुपात किसी खास दिन परिवार में मौजूद लोगों की संख्या पर आधारित होता है। ठीक है, जब ये सर्वे किया गया था तो उस समय परिवार में कितने लोग थे उसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया गया था। लिहाजा वास्तविक अनुपात जब हमारे पास रिजल्ट आएंगे, जब हमारे पास जनगणना 2021 की होगी, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा NFHS 5 में 2 चरण थे, और दूसरा चरण कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान पूरा हुआ था। इस वजह से आंकड़ों में थोड़ी सी त्रुटियां इसमें भी पॉसिबल हो सकती हैं। इसलिए अगर आप इस रिपोर्ट को 2021 की पॉपुलेशन रिपोर्ट अगर समझना चाहो तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कि जो आज हमारे पास डेटा आ रहा है ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है।
अगर हम इसकी बात दावा करें, जो इसकी सैंपलिंग की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, तो जो लिंगानुपात 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर था, वो 2020-21 में अब सुधर करके 1020 महिलाएं प्रति 1000 अब पुरुष हो गया है। तो ये एक अच्छा सिंबल है इकोनॉमी के लिए कि अब जो हमारे पास ये एक जो असमानता थी महिला और पुरुष में, वो सब असमानता समाप्त हो चुकी है और हम एक बराबरी के पैटर्न पे आ चुके हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बात करें तो ये अनुपात 1009 यानी लड़के और लड़कियों का ये जो अनुपात है, जेंडर रेशियो है, ये भी काफी अधिक इंप्रूव हुआ है, जो पहले आपका 1019 था। तो इसकी अपेक्षा देखिए अब इसमें काफी अधिक सुधार देखा जा रहा है। अगर हम कुपोषण के आंकड़े की बात करें तो कुपोषण के आंकड़े में आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसने पॉजिटिव प्रगति नहीं की है। ये आंकड़ा 36% के साथ ऊंचे स्तर पर है, अर्थात हमारे यहाँ कुपोषण की मात्रा पहले से बढ़ चुकी है, जो एक थोड़ा सा सोचनीय विषय बन जाता है। और भारत में एक रिपोर्ट आ रही कि अब हमारे पास कुपोषण के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में पर पोषण की भी समस्या, ओवर न्यूट्रिशन की भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों पर सरकार को ध्यान देना होगा। ठीक है, वैश्विक मानक अनुसार लड़के और लड़कियों की, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है जन्म के समय, वो आपका 1952 होना चाहिए। इस लिहाज से लिंग अनुपात तो हमारा अच्छा नहीं माना जा सकता, मगर यह सच है कि दशकों तक यह अनुपात बिगड़े रहने की स्थिति के बाद अब यहां पर अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं, यह शिक्षित समाज ने एक्सेप्ट किया है कि जो जेंडर गैप है या जेंडर डिविडेंट है, जो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना जरूरी है और शायद वो सुधर रहा है। अब एक दावा यह किया जा रहा है कि महिला कुल प्रजनन दर, जिसको हम लोग TFR कहते हैं, कम होकर के 2 रह गई है। ठीक है, 2 रहने का मतलब यह होता है कि आपके पास अगर 10 महिलाओं है और 10 महिलाओं के साथ हम कहते हैं तो 10 महिलाओं के द्वारा 20 बच्चों की बात इस समय हो रही है, जो कि इसके पहले अगर हम NHFS 4 में बात करें तो 2.2 था और 2011 की जनगणना में यह 2.4 था। इसका मतलब यह हम समझ सकते हैं कि पहले 10 महिलाओं के द्वारा 24 बच्चे थे और फिर बाद में यह डिक्लाइन होकर के 10 महिलाओं द्वारा 22 बच्चे हुए और अब घट करके 10 महिलाओं द्वारा लगभग 20 बच्चे हैं। इसका मतलब होता है कि अगर इससे नीचे, अगर एक परिवार में 2 बच्चों से नीचे की पॉलिसी हम अपनाते हैं, जिसे चाइना ने अपनाया था, तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी वो निगेटिव हो जाएगी। अब हम इससे ज्यादा हमको TFR रेट को कम करना नहीं होगा। तो इस प्रकार आबादी का अध्ययन करने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि 2.1 को विस्थापन अनुपात या रिप्लेसमेंट रेशियो माना जाता है। जैसे हमारे क्या होता है, एक परिवार में मम्मी, मदर एंड फादर होते हैं और उनके द्वारा 2 बच्चे हैं, 1 और 2। तो ये क्या करेंगे, ये 2 बच्चे अपने माँ बाप को रिप्लेस कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप हमारी पॉपुलेशन यहां पर कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर 2 बच्चों से कम की नीति हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो शायद हमारी पॉपुलेशन निगेटिव हो जाएगी। और इस गलती को चीन ने किया। चीन में क्या किया गया है कि 1 बच्चों की पॉलिसी को स्वीकार किया गया और लोगों ने लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की चाहतों को ज्यादा समझ रखा। परिणाम स्वरूप जेंडर बायसनेस वहां पे सबसे ज्यादा दिखाई पड़ी। जब इसकी स्टडी की गई चाइना की स्टडी में यह पाया गया कि लोगों के अंदर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की चाहत ने जेंडर बायसनेस या जेंडर गैप को बढ़ा दिया गया है। तब वहां पर क्या हुआ कि उस पॉलिसी को सुधारा गया और फिर से 2 बच्चों की पॉलिसी को इंप्लीमेंट वहां पर किया गया। तो इस प्रकार आपके पास अगर TFR का रेट 2.1 या 2 हो जाता है तो इट मींस होता है कि रिप्लेसमेंट रेशियो, अब आपकी बात आती है कि
2.0 रिप्लेसमेंट रेशियो होना चाहिए, ना कि 2.1। तो आपको हम बता दें कि आपकी इकोनॉमी में शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, और शिशु मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण हम लोग 2.1 को रिप्लेसमेंट रेशियो, पॉपुलेशन रेशियो एक्सेप्ट करते हैं कि मान लीजिए इरर के रूप में अगर कोई एक शिशु के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती तो हमारी पॉपुलेशन उसी लेवल पे बनी रहे। लेकिन अगर भारत डेवलप करता है और इन फ्यूचर में हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती है, तो 2.1 रिप्लेसमेंट रेशियो ना हो करके 2.0 को रिप्लेसमेंट रेशियो ही माना जाएगा। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार 2.1 को ही रिप्लेसमेंट रेशियो माना जा रहा है। इसमें आबादी बिना बढ़ोतरी के या कमी के संतुलित रहती है, यानी इसमें रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन है, माँ बाप को रिप्लेस कर रहे हैं उनके बच्चे, उसी प्रकार इनकी 2 बच्चों की पॉलिसी है और 2 बच्चों की पॉलिसी, तो इनको भी रिप्लेस किया जा रहा है इन 2 बच्चों द्वारा। इस प्रकार अगर TFR का मान 2 है तो इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और वो पॉइंट पर हम लोग अब शायद पहुंच चुके हैं। तो एक काफी अच्छा रेशियो, जेंडर रेशियो हमको इकोनॉमी में अब दिखाई पड़ने लगा। उधर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वो भी अच्छा दिखाई देने लगा, और ये जो हमारे पास रेशियो है, रिप्लेसमेंट रेशियो, ये भी एक काफी पॉजिटिव या सकारात्मक दिखाई पड़ने लगा। अगर हम एक दशक के प्रति 10 महिलाओं और 24 संतान का जो अनुपात था, अब घट करके 20 संतान पर आ गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी अब पॉपुलेशन के मामले में कंट्रोल हो चुकी है। और एक और पॉइंट आता है कि जो हमारे देश में 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों की आबादी जो 2015-16 में 28.6% थी, वो अब डिक्लाइन होकर के 26.5% रह गई है। थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास यूथ में तो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब यूथ में कन्वर्ट होंगे तो उधर ओवर एज पॉपुलेशन भी हमारी ऐड होती चली जाएगी। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि बेहतर लिंग अनुपात महिला पुरुष की संख्या में असंतुलन को दूर कर सकता है। चीन ने प्रति परिवार शादीशुदा जोड़ा को 1 संतान का नियम लागू किया था, मगर लड़के की चाहत चीन में जो थी उसने लिंग का अनुपात में काफी असमानता जनरेट किया गया, और इसमें कई तरह से सामाजिक समस्याएं खड़ी हो गई थी, और लिंग अनुपात पर भी इसका असर दिखाई दे रहा था। भारत में भी ऐसी समस्या दिख सकती है, मगर लिंग अनुपात सामान्य हो गया तो सामाजिक स्तर पर नुकसान कम होगा। TFR 2 से कम रहने का मतलब होगा कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि की बजाय कमी आ जाएगी। तो TFR का रेट जो वर्तमान में 2.1 हो गया है, अगर ये डिक्लाइन करके 1.9 या 1.8 आता है तो ये इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। और भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक है, इसलिए 2.1 हमारे लिए तो अभी ठीक है, इसलिए ये गिरावट तेजी से आएगी क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ सुविधाएं सुधर रही हैं, और अब TFR को हमको यहीं पे कंट्रोल करना होगा। हालांकि इसका मतलब ये भी होगा कि तथाकथित अधिक आबादी का लाभ अधिक तेजी से गायब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूथ पॉपुलेशन की, जो 15 से लेकर के 60 वर्ष के दायरे में अधिक लोगों की संख्या जितनी अधिक रहेगी, आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी उतनी तेज होगी। यानी अगर हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव लेबर या ह्यूमन कैपिटल ज्यादा रहेगा, आपने कहा कि 15 साल से लेकर के 60 साल के जो व्यक्ति होते हैं हम उनको ह्यूमन कैपिटल की श्रेणी में रखते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इस ह्यूमन कैपिटल को ज्यादा डेवलप करती जा रही ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली हो सके, तेज बढ़ सके। लेकिन अब क्या होता है कि ओवर एज पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आपकी ये रफ्तार डिक्लाइन हो सकती है, और जो हमको जनांकी लाभ मिलने वाला था अब वो शायद मिलना समाप्त होने लगेगा। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है तो कार्य बलों में वृद्धि होगी और उत्पादन बढ़ जाएगा। जिन देशों ने अधिक जनसंख्या का लाभ उठाकर आर्थिक वृद्धि तेज की, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पहल किया है। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए युवा आबादी को शिक्षित किया है और कौशल विकास पर ध्यान दिया है, और उन्होंने अपने कार्य बलों के लिए उत्पादक रोजगार के लिए भी खोज किया है, तभी उन अर्थव्यवस्थाओं को वहां की जो जनसंख्या है उससे लाभ प्राप्त हुआ है। भारत में इस समय युवा आबादी की संख्या अधिक है, मगर TFR रुझान सही है तो भविष्य में युवा आबादी
ये कायम नहीं रहेगी और बहुत जल्द 60 प्लस यानी ओवर एज पॉपुलेशन हमको मिलने लगेगी। और भारत ने शिक्षा में सुधार के लिए कोई खास उपाय नहीं किया, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने की बात की जा रही है, लेकिन आज भी हमको स्किल डेवलपमेंट वाली एजुकेशन की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे पास पॉपुलेशन है इसको स्किल्ड कर सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका योगदान हम लोग स्वीकार कर सकें। और ना ही रोजगार के अवसर भी सब सृजित हुए, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करता हूं तो अनएम्प्लॉयमेंट 9% के रेशियो से बढ़ रही है, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक विनाशकारी हो सकता है। और पिछले 5 वर्षों से बेरोजगारी की दर और श्रम भागीदारी दर दोनों की हालत खस्ता रही है और पिछले 2 वर्षों में ये खराब हो गई है। अगर टीएफआर रुझान सही है तो भारत की आबादी का लाभ उठाने में स्पष्ट रूप से असफल रहेगा। तो ये आपका एक हमने बिजनेस स्टैंडर्ड की